हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 25 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है चेंजिंग क्लाइमेट। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही साथ जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम यह कह सकते हैं कि पेरिस समझौते और डब्ल्यूएचओ पर बाइडेन का निर्णय ट्रंप युग की संकीर्ण प्रवृत्तियों को अमेरिका द्वारा पलटे जाने का स्वागत योग्य संकेत है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद जो बाइडेन के प्रथम निर्णयों में से एक पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वॉशिंगटन के संबंधों की पुष्टि करना रहा। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि को अमेरिका के लिए आपदा कहते हुए अमेरिका को इस ऐतिहासिक संधि से अलग कर लिया था। सो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाइडेन जो अमेरिकी चुनावों के समय जो उनका कैंपेन चल रहा था, उसमें लगातार उन्होंने ये बात कही है कि जैसे ही वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिका को दोबारा जो पेरिस जलवायु समझौता था उसमें शामिल करेंगे। इसी को ही ध्यान में रखते हुए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालते ही जो बाइडेन ने अमेरिका को एक बार फिर पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि में दोबारा से शामिल करवाया और साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि डब्ल्यूएचओ है, उसके साथ वॉशिंगटन के संबंधों की पुष्टि करी। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते को अमेरिका के लिए एक तरह की आपदा कहते हुए अपने आप को इस ऐतिहासिक संधि से अलग कर लिया। अब जो बाइडेन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को पलटा है, उनका कहना यह है कि जो आपदा शब्द इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके हिसाब से पेरिस समझौता आपदा इसलिए था क्योंकि जितना भी जो दारोमदार था वो सभी डेवलप्ड देशों के ऊपर आ रहा था, जबकि बाकी कई सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं वे लगातार जो कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए था क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए उस दिशा में कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हालांकि जो बाइडेन का मानना एकदम सही है। उन्होंने इस चीज को पूरे तरीके से सिरे से नकारते हुए यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी थी वो एक तरीके की बहुत ज्यादा नेचर के प्रति दुश्मनी निभाने वाली आइडियोलॉजी थी। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को भी कहा कि जो जिम्मेदारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका की और बाकी डेवलप्ड देशों की है क्लाइमेट चेंज के प्रति, वे निश्चय ही डेवलपिंग देशों की जिम्मेदारी से थोड़ी ज्यादा होगी। दूसरी ओर कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ट्रंप ने वैश्विक स्वास्थ्य संगठन पर चीन के पूर्ण नियंत्रण में होने का आरोप लगाते हुए उसका वित्त पोषण भी रोक दिया था। जैसा हम लोग जानते हैं कि लगातार जब पिछले साल डब्ल्यूएचओ कोविड महामारी की जो समस्या थी उसको ठीक तरीके से जांच नहीं पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह आरोप लगाया डब्ल्यूएचओ पर कि डब्ल्यूएचओ इस समय पूरा का पूरा चीन के कंट्रोल में, चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। और इसी को ही देखते हुए अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ का जितना भी जो फंडिंग होती थी, जो वित्त पोषण होता था, उसे रोक दिया। यह बात सबसे ज्यादा गौर करने की है कि वित्त पोषण के मामले में डब्ल्यूएचओ को जो सबसे ज्यादा जो फंड आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही आता है। लगभग 16% की जो फंडिंग है, जो पूर्ण फंडिंग है डब्ल्यूएचओ की, उसमें 16% का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका करता है। अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण से एक स्वागत योग्य प्रस्थान करते हुए बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण
संबोधन में कहा कि जलवायु और अन्य विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका एक बार फिर दुनिया के साथ संलग्न होगा। जैसे ही जो बाइडेन ने अपना कार्यभार संभाला, उन्होंने दोबारा से ये कहा कि अमेरिका एक बार फिर, चाहे वो जलवायु का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, या बाकी कोई भी अन्य मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर अमेरिका एक बार फिर पूरी दुनिया के साथ मिलेगा और मिलकर काम करने का प्रयास करेगा। WHO से अमेरिका के अलग होने का निर्णय, जो कि जुलाई से प्रभावी होने वाला था, इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की वित्तीय स्थिति को व्यापक रूप से प्रभावित करता, क्योंकि इसके बजट का लगभग 16% वॉशिंगटन द्वारा ही वित्त पोषित है। मैंने आपको जैसा बताया कि लगभग 16% कंट्रीब्यूशन है, टोटल फंडिंग का 16% सिर्फ अमेरिका से आता है। तो जब इतना बड़ा अमाउंट एक का एक रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो WHO की जो कार्य करने की जो क्षमता थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता। इसी प्रकार विश्व के दूसरे सबसे बड़े GHG उत्सर्जक यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिटर के से अलग होने से पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में इस सदी में तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखने के पेरिस समझौते के उद्देश्य को झटका लगना तय था। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पेरिस समझौते की, तो वहां पे साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो इस सदी के अंत तक जो तापमान वृद्धि होगी वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही हमको रखनी है। अब ऐसे में वो सभी देश, यदि हम लोग देशों की बात करें चाइना की, तो चाइना इस समय विश्व में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जक है। दूसरे नंबर पर यह स्थान है अमेरिका के पास। लेकिन अब मानिए आप कि यदि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक यदि अपने आप को इस संधि से अलग कर लेता है, तो इस संधि की जो सफलता है, जो इस पेरिस समझौते का जो उद्देश्य था, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगना तय था। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में यदि बात करें, तो बाइडेन ने अभी तक अपने प्रशासन की जलवायु महत्वाकांक्षाओं के विवरण का खुलासा नहीं किया है। लेकिन यदि उनके चुनाव अभियान से कोई संकेत प्राप्त हुआ है, तो ये तय है कि अमेरिका पुनः स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों पर अपनी प्रतिबद्धता जताएगा, जो पेरिस समझौते के आधार का निर्माण करते हैं। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, और साथ ही साथ जो बाइडेन ने भी जो अपनी क्लाइमेटिक एम्बिशंस हैं या जलवायु महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरे तरीके से उजागर नहीं किया है। लेकिन हाँ, यदि उनके चुनाव के दौरान दिए गए बयानों की अगर हम लोग बात सुने, तो उन्होंने बार बार ये कहा है कि उनका लक्ष्य जो है वो क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ना है, और इसी को ही ध्यान में रखते हुए अमेरिका एक बार फिर स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों पर वापस आ सकता है, और इस तरीके के प्रयास कर सकता है कि एक पर्टिकुलर साल, मान लीजिए 2030 या 2035 या 2040 तक या 2050 तक, वो अपने यहां पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या जो कार्बन एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसके लेवल्स को 30%, 40%, 50%, 100% इस तरीके से घटाने की बात जरूर करें। उनका $2 ट्रिलियन के स्वच्छ ऊर्जा का प्रस्ताव 2035 तक उत्सर्जन मुक्त बिजली ग्रिड की परिकल्पना करता है, और 2050 तक अमेरिका को शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने लगातार यह बात करी कि $2 ट्रिलियन खर्चा किया जाएगा स्वच्छ ऊर्जा के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, और यह भी कहा जा रहा है कि 2035 तक उत्सर्जन मुक्त बिजली ग्रिड की पूरी स्थापना हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उसी के साथ साथ 2050 तक अमेरिका अपने यहां पर जो कार्बन एमिशंस हैं उनको शून्य कर देगा। मतलब जो मैन मेड, जो इंसानी तौर पे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इंसानी गतिविधियों की वजह से, उनको पूरे तरीके से खत्म कर देगा, और 2050 तक अमेरिका एक नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाएगा। अपने चुनाव के बाद बाइडेन ने इस प्रतिज्ञा को पुनः दोहराया है और आश्वासन दिया है कि बिल्ड बैक ग्रीनर की उनकी योजना का अश्वेत समुदायों पर विशेष ध्यान होगा, जिन्होंने जीवाश्म ईंधन प्रदूषण का विषम रूप से अधिक नुकसान उठाया है। साथ ही साथ जो बाइडेन ने अपनी जो पॉलिसी है बिल्ड बैक ग्रीनर की, उसमें यह कहा है कि इस पर जो विशेष फोकस होगा वो उन समुदायों पर होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है जीवाश्म ईंधन की वजह से होने वाले प्रदूषण से। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नए राष्ट्रपति का निर्णय सर्वोच्च वैश्विक शक्ति
और दुनिया के शेष हिस्सों के बीच के दरार को भरने की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को सामने रखा और इसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आइसोलेट कर दिया पूरे के पूरे अमेरिका को विश्व भर से। हालांकि जिस तरीके के फैसले पर्यावरण पर और स्वास्थ्य पर जो बाइडेन ने लिए हैं उसको देख करके यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो खाई एक बन गई थी बाकी विश्व और अमेरिका के बीच में, अब उस खाई को पाटने का काम डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार नहीं कर रही थी उसको अब ये जो बाइडेन की सरकार करेगी। एक स्वीकारोक्ति यह भी है कि राष्ट्रीय अलगाव पृथ्वी पर वर्तमान में विद्यमान लगभग सभी संकटों, चाहे वो पिघलते ग्लेशियर हो, बढ़ते तापमान हो या अत्यंत संक्रामक रोगाणु से निपट सकने की अकेले सक्षमता किसी भी देश में नहीं है। भले ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति सहित कई वैश्विक नेताओं ने संकीर्ण प्रवृत्तियों को प्राश्य दिया है, इस महामारी ने प्रकट कर दिया कि इस वैश्विक ग्राम में कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता। एक बात जो हम सबको ध्यान में रख लेनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे वो तेजी से बढ़ता तापमान हो या तेजी से पिघलते ग्लेशियर हो या ही कोई अत्यंत संक्रामक रोगाणु हो, आज के समय में कोई भी विश्व अकेला सक्षम नहीं है कि इन समस्याओं से वो दो चार हो सके, इन समस्याओं को वो अपने एंड पे सुलझा सके। देखिए, ये पूरा का पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम है और ये सभी देश एक दूसरे से किसी ना किसी मायनों में जुड़े हुए हैं और यदि हम ऐसा नहीं मानते तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि कोई भी समस्या जो वैश्विक स्तर पर आएगी उससे यह नहीं है कि यह समस्या सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लिए है। नहीं, यह समस्या पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है और इसी बात को ही पहचानना और इसी बात को ही समझना यह सबसे बड़ा एजेंडा होगा आने वाले समय में। आगे का रास्ता, कोरोना वायरस पर आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में निश्चय ही सीमाओं को बंद करना पड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रावधानों, दवाइयों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और वेंटिलेटर्स की कमी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी देश अपने दम पर ऐसे संकट से नहीं निपट सकता। देखिए, कोरोना महामारी के टाइम पे हमें अपनी जो विवशता है वो सामने नजर आई। अमेरिका जैसा अपने आप को क्लेम करता है, जैसा अमेरिका खुद इतना बड़ा विकसित देश है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी अमेरिका में फैली, आज भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका उससे सही तरीके से उबर नहीं पाया। अमेरिका को यह जरूरत पड़ गई कि उसने भारत से ये कहा, एक डेवलपिंग इकोनॉमी से ये कहा कि भाई आप हमें जो है वो मलेरिया की जो दवा थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसकी सप्लाई करें। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं विश्व की, बहुत अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश जैसे कि इटली, स्पेन, इन सब के यहां, लेकिन जब कोरोना हमारे यहां पे शुरू हो रहा था, इन सभी देशों में कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और लोग वहां पर रोज बहुत बड़ी तादाद में मर रहे थे। चाहे कितना भी आपका विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, लेकिन आप अकेले सक्षम नहीं है ऐसी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, ऐसी किसी भी समस्या से जूझने के लिए। यह भी है कि वैश्वीकरण से जुड़े सवाल, जिसमें ट्रंपवाद और इसके अलावा अन्य प्रकारों द्वारा उठाए गए सवाल भी शामिल हैं, व्हाइट हाउस में परिवर्तन भर से दूर नहीं किए जा सकते। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बाइडेन का राष्ट्रपति कार्यकाल किसी सुधार का शुभ संकेत देता है, लेकिन उनके नवनियुक्त जलवायु राजनयिक पूर्व राज्य सचिव जॉन केरी के आरंभिक बयानों में विनम्रता पर जोर सकारात्मक संकेत दे रहा है और ऐसा ही संकेत अभी जलवायु और स्वास्थ्य पर राष्ट्रपति के प्रारंभिक निर्णयों से प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इन दो फैसलों से हम ये कह दें कि हाँ भाई, जो बाइडेन जो है वो बहुत बड़े या बहुत अच्छे सुधार आने वाले समय में भी लेकर के आएंगे। लेकिन हां, यदि हम उनके जो नवनियुक्त जलवायु राजनयिक हैं जॉन केरी, अगर उनके बयानों पर ध्यान दें तो लगातार एक सकारात्मक संदेश हमें देखने को मिल रहा है कि बाइडेन प्रशासन जलवायु, स्वास्थ्य और भी अन्य मुद्दों पर पूरे विश्व के साथ मिलकर के एक काम करना चाहता है और दोबारा से अमेरिका को उसी दर्जे पर लेकर के जाना चाहता है जहां पे अमेरिका कभी हुआ करता था। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है: कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और भारत इस दिशा में क्या कार्य कर रहा है? ऐसे कुछ हालिया इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं जिनको भारत की सरकार ने
कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझा किया हो। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।